हेलो बच्चों। ये जो हमने मैथ्स में मैट्रिसेस नया चैप्टर स्टार्ट किया है, आज उसकी सेकंड क्लास है। आई होप आपने फर्स्ट क्लास का वीडियो अच्छे से देख लिया, समझ लिया और उसके नोट्स बना लिए। फर्स्ट क्लास में जो हमने कवर किया था वो कुछ इतना था, जिसमें हमने मैट्रिसेस का बेसिक समझा था। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, किस तरीके से मैट्रिक्स बनाया जाता है, किस तरीके से उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। How do we construct a matrix given an equation? How do we construct a matrix? What are the different types of matrices? Null matrix, diagonal matrix, unit matrix, equivalent matrix, equal matrices. फिर कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, एक इक्वल मैट्रिक्स पे क्वेश्चन किया। उसके बाद में हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस समझा। हाउ एंड व्हेन कैन टू मैट्रिसेस बी एडेड। एडिशन के जैसा ही सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देन इफ़ यू हैव टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर तो कैसे करना है वो हमने समझा। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन हमने समझी। इसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था जिसमें मैंने लॉग के साथ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कराया। दिस इज व्हाट वाज द कंटेंट कवर्ड इन द फर्स्ट क्लास। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया हो और आपने इसके नोट्स अच्छे से बना लिए हो। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आईसीएआई के मॉड्यूल से ही सॉल्व करने हैं और वो आज की क्लास के बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप आईसीएआई का मॉड्यूल लेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेस। उसके बाद में आप बडाला क्लासेस का जो अपना जो कंपाइलर है उसमें जो एक रिवीजन डीपीपी एंड में दे रखी है, उसके बाद में आप वो ट्राई करेंगे लास्ट में। लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। द फर्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। लास्ट टर्न पे हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देखा था। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाउ डू वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। पहले ये समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस। Product AB is possible only if number of columns in A is equal to number of rows in B. अगर आपको मैट्रिक्स प्रोडक्ट AB को डिफाइन कराना है तो फर्स्ट वाले में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और सेकंड वाले में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो बराबर होने चाहिए। वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड में नंबर ऑफ रोज अगर सेम है तो ही मल्टीप्लिकेशन अलाउड है। अगर सपोज करो कि मैं इसको AB की जगह BA कर दूँ तो फिर B फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया और A सेकंड मैट्रिक्स हो गया। ये नॉर्मल अलजेब्रा की तरह नहीं है जिसमें ए बी और बी ए बराबर होते हैं, यहाँ पे नहीं होते। अगर आपने ए बी लिखा है तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, सेकंड मैट्रिक्स बी है, इसमें कॉलम और इसमें रो बराबर होने चाहिए। और अगर आपने बी ए लिखा है तो फर्स्ट मैट्रिक्स बी है और सेकंड मैट्रिक्स ए है, तो बी में कॉलम और ए में रोज बराबर होने चाहिए। सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि जैसे सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसको मैं बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बन रहा है, ए बी। ठीक है, ए का ऑर्डर मेरे को क्या दे रखा है, एम बाय एन। ए का ऑर्डर है एम बाय एन। बी का ऑर्डर क्या है, एन बाय पी। बी का ऑर्डर है एन बाय पी। हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होगा। तो अब देखो ए का ऑर्डर एम बाय एन है, बी का ऑर्डर एन बाय पी है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो दोनों के ऑर्डर्स हैं इसमें यहाँ पे एक ब्रिज क्रिएट हो जाता है। ब्रिज क्रिएट कब होगा, जब ये और ये सेम होंगे। जब इसका एंड पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा तो यहाँ पे एक ब्रिज जैसा बन जाएगा। ठीक है, जस्ट याद रखने के हिसाब से कि एक ब्रिज क्रिएट हो जाता है। अगर ये दोनों सेम है तो ब्रिज क्रिएट होगा। और अगर ब्रिज क्रिएट होगा तो फिर हमारा ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइंड होगा। अगर ब्रिज क्रिएट होगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन अगर डिफाइन होगा तो उसका रिजल्टेंट ऑर्डर क्या आएगा, तो ये जो ब्रिज के जो दो कनेक्टिंग लिंक्स हैं इनको तो आप हटा दो, एन और एन को आप हटा दो। अब बचा क्या, एम बाय पी। जो बचे हुए दो हैं एम बाय पी, वो आपका रिजल्टेंट ऑर्डर होगा। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं। अगर ए का ऑर्डर एम बाय एन था, बी का ऑर्डर एन बाय पी था, तो एन एन कनेक्टिंग लिंक बना, उसको तो काट दो, इसका मतलब ब्रिज बन गया। सो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। बचा क्या, एम बाय पी, वो हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। ठीक है, इसके लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्ट ए बी और बी ए दोनों ही डिफाइन होंगे हमेशा जब भी ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता था, जिसमें
दोनों रोज और कॉलम्स बराबर होते थे, राइट। सो अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो फिर ए भी एग्जिस्ट करेगा, बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। मैं ये नहीं कह रहा दोनों इक्वल होंगे, लेकिन दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। सो हमने पहली बात क्या समझी कि व्हेन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस अलाउड, ठीक। फॉर एग्जाम्पल इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है आपसे कि सपोज ए मैट्रिक्स है 1 1 2 2 1 1 3/2 मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स दिया 0 1 1 0 2/2 मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स दिया 1 2 इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स 2/1, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर डिफाइंड एंड व्हाट विल बी देयर रिजल्टेंट ऑर्डर्स। कौन से डिफाइंड है और उनका रिजल्टेंट ऑर्डर क्या आएगा ये बताना है। चार मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं इसमें, ए बी बी सी ए सी सी ए, चारों के लिए चेक करना है आपको। सो लेट अस स्टार्ट बाय चेकिंग फॉर द फर्स्ट ऑप्शन ए बी। ए बी मतलब जैसे अभी बताया था ऊपर आपको, यहाँ पे जैसे बताया था जैसे चेक करना है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे चेक करेंगे। ए बी के लिए चेक करना है, पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके नीचे उसका ऑर्डर लिखेंगे, बी मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके नीचे उसका ऑर्डर लिखेंगे। अब देखेंगे कि ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बिल्कुल ब्रिज बन रहा है क्योंकि ये 2 और 2 मैच हो गया। ब्रिज बन रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट डिफाइन होगा। दूसरी बात रिजल्टेंट ऑर्डर क्या होगा, तो 2 और 2 को तो काट दो, बचा क्या 3/2। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑर्डर 3/2। सो मेरा आंसर क्या हुआ, ए बी इज डिफाइंड, व्हाट इज द ऑर्डर 3/2। ओके, अब हम बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, बी सी। बी सी में देखो बी का ऑर्डर कितना है 2/2, सी का ऑर्डर कितना है 2/1। क्या ब्रिज बना, हाँ बना, बना तो इसका मतलब प्रोडक्ट इज डिफाइंड। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑर्डर, 2 और 2 को काटा, क्या बचा 2/1। सो द रिजल्टेंट ऑर्डर इज 2/1। लुक एट द थर्ड ऑप्शन विच इज ए सी। ए सी में ए का ऑर्डर कितना है देखो जरा 3/2, सी का ऑर्डर कितना है 2/1, लिखा है यहाँ पे 3/2 2/1, ब्रिज बना क्या, बन गया, बन गया मतलब डिफाइंड, ठीक है। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑर्डर, 2 और 2 काटो, क्या बचा 3/1, 3/1, ओके। अच्छा अब आप लास्ट वाला देखिए सी ए। सी ए में देखो ए सी और सी ए मैंने कहा था अलग अलग होते हैं। सी ए में पहले सी का ऑर्डर लिखेंगे कितना है 2/1, ए का ऑर्डर कितना है 3/2, वो लिखा। क्या यहाँ ब्रिज बना, नहीं बना, क्योंकि ये 1 और 3 सेम नहीं है, ब्रिज नहीं बना मतलब दिस सी ए इज नॉट डिफाइंड। तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई, क्या क्या डिफाइंड है, ए बी बी सी सी ए सी डिफाइंड है, लेकिन सी ए डिफाइंड नहीं है, ठीक है। एक और इससे पे बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसमें क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है इफ एक मैट्रिक्स दिया है ए बी सी डी ई एफ मल्टीप्लाइड बाय ए, एक और मैट्रिक्स इज इक्वल टू जी एच, ये भी एक मैट्रिक्स। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। आपको एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की इक्वेशन दे रखी है, आपको बताना है ए का ऑर्डर क्या होगा अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो खाली ऑर्डर देखना है। तो बस वापस वही की वही सेम गणित है। सबसे पहला मैट्रिक्स ये है, इसका ऑर्डर कितना है बताओ जरा, 2 रो है 3 कॉलम है, व्हाट इज द ऑर्डर 2/3, ओके। इसका ऑर्डर हमें नहीं पता, इसका ऑर्डर हमने क्या मान लिया m/n, मान सकते हैं m/n ऑर्डर मान लिया। अच्छा इसमें देखो कितनी रो है, 2 रो है, कॉलम कितना है 1, तो कितना ऑर्डर हुआ इसका 2/1, ठीक है। मतलब 2/3 और m/n मिलके क्या बना रहे हैं 2/1, ओके। तो सबसे पहली बात, सिंस ये इक्वेशन करेक्ट है, हमें ये थोड़ी बताना है भाई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, इक्वेशन तो करेक्ट है, इसका मतलब ब्रिज तो बनेगा। ब्रिज बनेगा मतलब ये 3 और m बराबर होने चाहिए, हाँ या ना, ठीक है। तो इसका मतलब m किसके बराबर होगा 3 के, तो डेफिनेटली m किसके बराबर हुआ 3 के। अब दूसरी बात क्या होती थी कि रिजल्टेंट ऑर्डर कैसे आता था, हम इसको और इसको क्या करते थे, काट देते थे। अब क्या बचा 2/n, तो यानी रिजल्टेंट ऑर्डर क्या आना चाहिए था 2/n, लेकिन दे क्या रखा है 2/1। इसका मतलब 2/n किसके बराबर हुआ 2/1 के, तो n किसके बराबर हुआ 1 के। तो m कितना हुआ 3 और n कितना हुआ 1, यानी ऑर्डर ऑफ a कितना हुआ 3/1। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस अननोन मैट्रिक्स ए, इट इज 3/1 अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पे जो कि है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होगा, हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस। ये तो हो गया भाई कब होगा, अब कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो सी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ए बी इज डन रो कॉलम वाइज। नाउ सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रो कॉलम वाइज। रो कॉलम वाइज का मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्स ऑफ अ रो ऑफ ए आर मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अ कॉलम ऑफ बी एंड एडेड पर रो ऑफ ए। वापस एक बार, एलिमेंट्स ऑफ अ रो ऑफ ए मतलब पहला मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स का तो क्या उठाना है रो, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। मतलब A11 B11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, A12 B21 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। वो अभी और समझाऊंगा मैं क्लियर।
तो मतलब करस्पॉन्डिंग का मतलब ये हो गया, ठीक है, इधर से पहला तो उधर से पहला, इधर से दूसरा तो उधर से दूसरा, इधर से रो लेनी है तो उधर से क्या लेना है, कॉलम। इनको मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, एडिड, एडिड पर रो ऑफ ए, मतलब हर रो ऑफ ए के लिए ये एडिशन एक एक बार होता जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया यहाँ पे ए, क्या मैट्रिक्स लिया, 1 4 2 5 3 6, 1 4 2 5 3 6, ठीक है, कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। बी मैट्रिक्स मैंने लिया -1 0 1, ये क्या ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब मैंने आपसे बोला कि भाई ए बी निकालो, तो पहली बात तो हम ये देखें भाई कि ए बी डिफाइन भी होगा कि नहीं होगा। तो जरा इसका ऑर्डर देखो कितना है, 2/3, इसका ऑर्डर देखो कितना है, 3/1, ब्रिज बना कि नहीं बना, बना, बना मतलब डिफाइन होगा। अच्छा डिफाइन होगा तो फाइनल ऑर्डर कितना आएगा, तो इस 3 और इस 3 को काट देंगे, क्या बचेगा, 2/1। सो व्हाट इज द फाइनल ऑर्डर ऑफ आवर मैट्रिक्स, इट इज 2/1। इसका मतलब मेरे को ये तो पता पड़ गया कि जो मैट्रिक्स मेरे को बनाना है ए बी, वो 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। मतलब उसमें कितनी रो होगी, 2, लेकिन कितना कॉलम होगा, 1, ठीक है। तो ये मैंने देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लिया जिसमें मैंने 2 रो बनाई है और 1 कॉलम बनाया। अब इस मैट्रिक्स की एंट्रीज कैसे डालनी है वो ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसा बोला था, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की आपको क्या उठानी है, रो। तो देखो इसमें 2 रोज हैं, तो हमने पहली रो ली, पहले ये मैंने डॉटेड शो कर रखा है, पहली रो उठाई, ठीक है। अच्छा दूसरे मैट्रिक्स का हमें क्या लेना है, कॉलम। तो देखो इसमें भी डॉटेड शो कर रखा है, इसका हमने पहला कॉलम उठाया, ठीक है। अब एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे। सो जस्ट ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से। सो 1, दिस 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, देखो यहाँ लिखा मैंने 1 -1 मल्टीप्लाई करा। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पे आते ही प्लस करना है, ठीक है। अभी हम एक ही रो पे चल रहे हैं, पर रो का मतलब क्या हुआ, अभी हम फर्स्ट रो पे चल रहे हैं, तो जब तक फर्स्ट रो आ रही है हमें ऐड करते जाना है। अब देखो ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, इसका दूसरा, बस इधर रो लेनी है और इधर क्या लेना है, कॉलम। तो अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, बीच में क्या साइन लगाया, प्लस। अब तीसरा एलिमेंट कौन है, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, इधर का तीसरा इधर के तीसरे से। तो देखो 3 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 से। ये तीनों ऐड करते ही ये रो खत्म हो गई, राइट। सो दिस रो इज ओवर, मीनिंग आई हैव गॉट द फर्स्ट एलिमेंट। ये मेरा पूरा का पूरा एक एलिमेंट बन गया। अब मेरे पास नेक्स्ट रो पे आना है, नेक्स्ट रो पे आना है मतलब मैं इधर भी अपनी नेक्स्ट रो पे चला जाऊंगा। जब मैं इधर फर्स्ट रो पे था तो इधर भी फर्स्ट रो पे था, अब जैसे ही इधर सेकंड रो लूंगा तो इधर भी सेकंड रो लूंगा, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही कॉलम था, और कॉलम होंगे तो कैसे करेंगे वो अभी और आगे वाले एग्जाम्पल्स में देखेंगे। अभी एक कॉलम से समझो, ठीक है। तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके एक एक एलिमेंट ले लेके ऐड करना है, फिर नेक्स्ट रो लेंगे तो वापस इसी कॉलम से करेंगे और एक एक एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ये 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से, ये लिखा, फिर बीच में प्लस, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट आ गया। 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, फिर बीच में प्लस, नेक्स्ट एलिमेंट आ गया। 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, ये यहाँ लिखिए, ठीक है। नाउ यू सिंप्लीफाई दिस, तो ये -1 + 0 + 3 कितना हो गया, 2, और ये -4 + 0 + 6 कितना हो गया, 2। हमें पहले ही पता था इसका ऑर्डर कितना है, 2/1, तो हमारा मैट्रिक्स क्या बना, 2 2 कॉलम मैट्रिक्स। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस। एक और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मैंने ज़्यादा कॉलम्स लिए हैं। देखो जैसे मैंने आपसे बोला फाइंड, मल्टीप्लाई करना है आपको 1 - 2 2 1 -3 7, ये एक मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स है 2 5 1 3 4 6 1 2 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले ऑर्डर देख लें जरा, इसका ऑर्डर बोलो कितना है, 2/3, इसका ऑर्डर बोलो कितना है, 3/3, ठीक है। 2/3 3/3, क्या ये मल्टीप्लाई होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ब्रिज बन रहा है। ये देखो ब्रिज बन गया, ब्रिज बन गया मतलब ये और ये काट दो, क्या रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा, 2/3। सो देखो ए बी का रिजल्टेंट ऑर्डर कितना हुआ, 2/3। मतलब मेरे को ये तो पता है कि ए बी जो बनेगा वो डेफिनेटली 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो एक रफ नेटवर्क, एक आपने रफ डायग्राम तैयार कर लिया कि भाई मेरा ए बी जो मैट्रिक्स है वो 2/3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो मैंने 2 रो और 3 कॉलम की जगह छोड़ दी इस मैट्रिक्स में, ठीक है। अब इसमें क्या भरना है वो हम अभी सीख चुके हैं। सबसे पहले हम कौन सी रो उठाएंगे, फर्स्ट वाली रो उठाएंगे। तो इधर से कौन सा कॉलम उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम उठाएंगे, ठीक है। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करो, 1 × 2, ये देखो 1 × 2, प्लस 2 × 5, ये 2 × 5, -3 × 1, माइनस है तो माइनस ही रहेगा भाई, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये -3 रहा। ये मेरी फर्स्ट रो का एलिमेंट खत्म हो गया, तो ये मेरी फर्स्ट रो का एलिमेंट खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कॉलम ही मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कि रो तो फर्स्ट ही है, लेकिन अब कॉलम कौन सा ले रहे हैं, सेकंड। तो मेरी फर्स्ट रो सिंस यहाँ चल रही है तो मेरे को यहाँ भी फर्स्ट रो ही चलानी है, लेकिन अब एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट, क्योंकि मैं कौन से कॉलम में गया, सेकंड कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट एलिमेंट आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आ गया,
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट आ गया, बिल्कुल जैसे वहां कर रहे हो वैसे यहां लिखते जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो वापस यही वाला रो लिया, लेकिन अब कॉलम कौन सा लिया, 3 4 6। मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 6, ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, ये देखो। अब खत्म हो गया फर्स्ट रो का काम खत्म। नाउ वी गो टू द सेकंड रो। सेकंड रो मतलब अब इसको ब्लॉक करना चालू करना। तो अब आ जाओ सेकंड रो पे -217। अब इसके साथ फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, एग्जैक्टली सेम वे में लिखना चालू करते हैं। तो क्या आएगा, -2 2 प्लस 1 5 प्लस 7 1, ये लिख लिया। फिर अगले पे आ जाओ -2 3 प्लस 1 4 प्लस 7 6, ये लिख लिया। फिर अगले पे आ जाओ -2 1 प्लस 1 2 प्लस 7 3, ये लिख लिया। ये सारी एंट्रीज लिख ली, खत्म, सारा मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कर रहे हो तो क्या आंसर रिजल्ट आ रहा है तुम्हारा, 9 -7 -4 8 40 21। सो दिस इज माई आंसर, बिकॉज मेरे को कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए था, 2/3 ऑर्डर का, और ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स रेडी हो गया। सो दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। ओके, लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे से बोल रहा है फाइंड x एंड y इफ। अब मेरे को एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी है और x और y पूछ रहा है। क्या मैट्रिक्स है, पहला 4 3 2 -1, फिर दूसरा मैट्रिक्स है x y, तीसरा मैट्रिक्स है -4 2। इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है, यानी मैं अगर इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, सो लेट अस मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। नाउ इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस, व्हाट डू आई गेट, जस्ट सी। ये पहली रो, ये पहला कॉलम, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 4x प्लस 2y आएगा कि नहीं आएगा, ये देखो ये लिखा मैंने 4x प्लस 2y। फिर मल्टीप्लाई करो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, और कॉलम है ही नहीं, तो 3x माइनस वाई, ये देखो क्या लिखा 3x माइनस वाई। सेकेंड रो है मतलब सेकेंड रो यहाँ पे भी लेनी है, फर्स्ट रो है मतलब फर्स्ट रो यहाँ पे भी लेनी है। तो ये सिंगल एलिमेंट बन गया, दोनों रोज में एक एक एलिमेंट बचा। अब ये तो हुआ इसका आंसर, इसका आंसर कितना हुआ, इतना। किसके बराबर दे रखा है, -4 2 के, बराबर कर दिया -4 2 के। अब एक पीछे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इक्वल मैट्रिसेस। अब ये दो मैट्रिसेस कैसे दिए हैं, इक्वल। इक्वल कब होंगे भाई, जब ये एलिमेंट इसके बराबर होगा और ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, तभी इक्वल होते हैं। तो दोनों को बराबर कर दो। 4x प्लस 2y किसके बराबर, -4 के, और 3x माइनस वाई किसके बराबर, 2 के। ये 3x माइनस वाई 2, ये तो यही वाली इक्वेशन है। इसमें से मैंने क्या किया, ये तो सेम इक्वेशन है राइट, इसमें से मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 2। ओके, सो इस इक्वेशन से इस पे आने के लिए मैंने डिवाइड बाय क्या कर दिया, 2, क्योंकि 2 कट रहा है तो 2 कैंसिल कर दिया। तो ये तो सेम इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई किसके बराबर, 2 के। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करना सबको आता है, x और y निकालना है। तो इसमें तो बहुत ईजी है, दोनों को ऐड ही कर लिया, ऐड करने पे y और y कैंसिल हो गया, 3x प्लस 2x 5x माइनस 2 प्लस 2 0। तो 5x बराबर 0, तो x बराबर 0, और x को 0 किसी में भी रख दो, जैसे मैंने फर्स्ट में रखा है। फर्स्ट में देखो x को 0 रखा तो ये तो 0 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया, -2। सो व्हाट इज द आंसर, x इज 0, y इज -2। सो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब आपको कितना भी बड़ा मैट्रिक्स दे रखा है, इसी तरीके से आपको चलना है। ठीक है, लेट्स सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में जो प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, जरूरी नहीं है सारी नॉर्मल एल्जेब्रा जैसी हो। ठीक है, मैट्रिक्स एल्जेब्रा में प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। तो जो प्रॉपर्टीज मैं लिखवा रहा हूं उनको ध्यान से याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में कि विच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको इन प्रॉपर्टीज को याद रखना है नाम से, जिन जिन के नाम लिख रहा हूं उनको नाम से याद रखना है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या लिखी मैंने, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। इन जनरल क्यों लिखते हैं, क्योंकि कभी बराबर हो भी सकता है, लेकिन हम जनरली क्या बोलेंगे कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखी है, ए मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में बी सी, यानी पहले कौन मल्टीप्लाई होगा, बी सी, फिर उसका रिजल्ट किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से। 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है। या फिर मैं इसकी जगह क्या करूं, ब्रैकेट को शिफ्ट कर दूं इधर, यानी पहले किसको मल्टीप्लाई करूं, ए बी को, फिर उसका रिजल्ट सी से मल्टीप्लाई करूं, बात एक ही है। और ये ब्रैकेट शिफ्टिंग जब भी हम करते हैं, देखो मैंने ऑर्डर कहीं चेंज नहीं किया, खाली ब्रैकेट शिफ्ट किया है। ब्रैकेट शिफ्टिंग करने की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लीकेशन में फॉलो होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या लिख रहे हैं, बाहर क्या मैट्रिक्स लिखा, ए, ब्रैकेट में क्या लिखा, बी प्लस सी या बी माइनस सी, प्लस लिखो या माइनस एक ही बात है। ठीक है, सेम तरीके से ऑपरेट होता है। क्या करना है, नॉर्मल एल्जेब्रा की तरह खोल देंगे ब्रैकेट को, क्या आएगा, ए इंटू बी ए बी प्लस माइनस ए इंटू सी ए सी। तो ये लिखेंगे, नॉर्मल एल्जेब्रा में भी ऐसे ही लिखते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल नॉर्मल एल्जेब्रा जैसी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी वैसी है, ये प्रॉपर्टी भी वैसी है, दो प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली नॉर्मल एल्जेब्रा जैसी। ठीक है, खाली पहली वाली नहीं। ओके,
सो क्या बोलेंगे, ए इंटू बी प्लस माइनस सी इज ए बी प्लस माइनस ए सी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्लस और इनटू में डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। इसी का रिवर्स भी हो सकता है कि पहले ब्रैकेट में ए प्लस माइनस बी लिखा हुआ हो सकता है, बाद में सी लिखा हो सकता है, बात तो एक ही है। तो इसमें भी वही ब्रैकेट खोल देंगे नॉर्मली जैसे खोलते हैं, ए इंटू सी ए सी प्लस माइनस बी इंटू सी बी सी। बस ये ध्यान रखना जो मैट्रिक्स पहले लिखा है उसको पहले ही लिखना है। मतलब आप ए सी को सी ए नहीं लिख सकते क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है, इसलिए जो ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में आपको खोलना है। सो दिस इज अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी सेम ही है, ठीक है। ये लिखो या ये लिखो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को आई मतलब क्या होता था, यूनिट मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो, या मैं यूनिट मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं, आई विल गेट विच मैट्रिक्स, ए ओनली, ठीक है। मतलब ए को आई से, आई को ए से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपका ए ही आता है। मतलब आई जो है बेसिकली मैट्रिसेस में किसका काम करता है, वन का। याद रखना मैं आई को इक्वल टू वन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं याद दिल रखाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई यूनिट मैट्रिक्स किसका काम करता है, वन का। नॉर्मल अलजेब्रा में जो वन है वो यूनिट मैट्रिक्स में है, वो हमारे मैट्रिसेस में आई कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए वन से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर वापस आ जाता है बस। तो आई से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आई इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके। सिमिलरली जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में होता है भाई, किसी भी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो आ जाता है। सेम इन मैट्रिक्स अलजेब्रा, ए इंटू जीरो या जीरो इंटू ए, जीरो ही आएगा, ठीक है। और जीरो क्या होता था हमारा यहाँ पे जीरो, हमारा जीरो नॉर्मल जीरो नहीं है। जीरो कौन है यहाँ पे, नल मैट्रिक्स। जीरो को हम क्या बोलते थे, नल मैट्रिक्स बोलते थे। इसका मतलब याद रखना कि नॉर्मल अलजेब्रा में जो हमारा जीरो होता है वो मैट्रिक्स अलजेब्रा में किसका काम करता है, ओ का, नल मैट्रिक्स का, ठीक है। नल मैट्रिक्स प्लेज द रोल ऑफ जीरो इन मैट्रिक्स अलजेब्रा, ओके। सिमिलरली अगर आपके पास सपोज करो एक मैट्रिक्स है ए और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है के बी से। के क्या है, स्केलर, पहले भी पढ़ा था स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैट्रिक्स पहले बी तो किससे मल्टीप्लाई होगा, के से, फिर ओवरऑल पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से। ये करने की जगह मैं इस के को बाहर भी ले जा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इस के को पूरे को बाहर ले गए और मल्टीप्लाई किसको कर लिया, ए बी को। मतलब के को पहले मल्टीप्लाई करो या बाद में मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कभी भी अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, भले ही वो कांस्टेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप उस कांस्टेंट को बाहर ले जाके और दोनों मैट्रिसेस को अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखेंगे हमेशा कि ए बी अगर जीरो है, यानी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों में से एक का जीरो होना ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। ये दिस इज अ डिस्टिंक्शन फ्रॉम नॉर्मल अलजेब्रा। नॉर्मल अलजेब्रा में हम हमेशा क्या बोलते हैं कि भाई दो का प्रोडक्ट जीरो है तो उनमें से एक का जीरो होना जरूरी है। मैट्रिक्स अलजेब्रा में ऐसा जरूरी नहीं है, और उसका रीज़न तुम समझ पाओगे अगर तुमने ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ लिया है। क्योंकि जब मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है ना भाई, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ऐसे होता है। तो वो जो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस हम कर रहे हैं वो तो जीरो आ सकता है ना, भले ही ये दोनों जीरो नहीं हो, भले ही इनमें से कोई भी जीरो नहीं हो तो भी वो रिजल्ट तो जीरो आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी अगर मेरे पास दो चीज़ों का प्रोडक्ट, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो है तो कोई जरूरी नहीं है, ये डज नॉट इम्प्लाई का सिंबल है, जरूरी नहीं है कि ए जीरो हो या बी जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कंक्लूजन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली जब हम पावर्स लेंगे मैट्रिसेस की, जैसे अगर मैं ए स्क्वायर लूँ तो नॉर्मल अलजेब्रा की तरह, जैसे आपको कोई बोले भाई एक्स स्क्वायर कितना होता है तो आप बोलते हो एक्स इंटू एक्स होता है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, ए इंटू ए होगा। उसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली ए क्यूब को कोई बोल दे तो कैसे निकालेंगे, पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे ए इंटू ए करके, फिर उसको वापस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कोई बोले ए की पावर 4 कितना होगा भाई, तो ए की पावर 4 निकालने के लिए हम क्या कर लें, पहले ए क्यूब निकाल लें फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर लें। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें। वही जो हमने इंडिसेस में पढ़ा था, लॉ ऑफ इंडिसेस, नॉर्मल अलजेब्रा की तरह ही लगाना है पावर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक एप्लीकेशन है जिसको आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत बार पढ़ी हुई है आइडेंटिटी हमने नॉर्मल अलजेब्रा में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता था भाई नॉर्मल अलजेब्रा में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे वो नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा उसका कारण देखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी से, करो मल्टीप्लाई, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। ए इंटू बी ए बी इंटू ए बी ए। अब क्या ये दोनों सेम है, नहीं है। जब नहीं है तो फिर ए बी प्लस बी ए को मैं 2ab नहीं लिख सकता, जबकि नॉर्मल अलजेब्रा में ए बी और बी ए सेम होते हैं इसलिए उसको 2ab लिख लेते हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए प्लस बी होल स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए।
अगर ये दोनों बराबर है तो 2ab हो जाएगा, लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। तो फिर आप मेरे को ये भी बता सकते हो कि अगर कोई आपसे ये बोल दे भाई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, सॉरी नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपसे अगर कोई ये बोले कि भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होगा, कोई आपसे ये बोले कि भाई ये निकालो, तो तुम्हें याद है नॉर्मल अलजेब्रा में तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल देते थे, यहाँ पे नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ए इंटू ए कितना होता है? ए स्क्वायर। बी इंटू माइनस बी कितना होता है? माइनस बी स्क्वायर। अब जरा इधर देखो, प्लस ए इंटू माइनस बी कितना होगा? माइनस ए बी। फिर यहाँ देखो प्लस बी इंटू ए कितना होगा? प्लस बी ए। इतना आएगा, ठीक है। अब क्या ये जरूरी है कि ये और ये कैंसिल हो जाए? बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। अगर क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों बराबर हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर वही आएगा जो नॉर्मल अलजेब्रा में आता है। पर अगर ये नहीं दे रखा है तो फिर हम तो यही प्रॉपर्टी मान के चलेंगे कि भाई ये दोनों बराबर नहीं होते, तो उस केस में हम इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर ये ही रहेगा। तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई कि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। दिस बिकम्स द प्रॉपर्टी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं वापस। पावर्स ऑफ मैट्रिसेस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे ये बोला कि भाई एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ए बराबर 2 आयोटा 0 माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा। अब सर ये आयोटा कहाँ से आ गया सर? तो आयोटा क्या है? आयोटा कुछ भी नहीं, आयोटा अंडर रूट ऑफ -1। जैसे आप अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 2 कुछ भी रूट बनाते हो, वैसे ही -1 का रूट को हम क्या नाम देते हैं? आयोटा। इससे क्या बात पता पड़ती है? खाली मैट्रिसेस में ये आयोटा यूज होता है, बाकी जनरली किसी भी टॉपिक में आपको आयोटा नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन कभी के एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए अपने को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, आयोटा का मतलब पहले समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। आयोटा का मतलब क्या है? रूट ऑफ -1। इधर देखो ये आयोटा रूट ऑफ -1 है, मतलब कहीं पे भी अगर आयोटा स्क्वायर लिखा है तो रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? रूट हट जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा? -1। मतलब आयोटा का स्क्वायर कहीं भी लिखा है तो आंसर क्या आता है? -1, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं और आगे जाऊं, आयोटा के क्यूब पे जाऊं, आयोटा का क्यूब का मतलब क्या हो गया भाई? आयोटा का क्यूब का मतलब ये होगा कि नहीं होगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर तुमने अभी निकाला -1, तो -1 इंटू आयोटा कितना होता है? माइनस आयोटा। मतलब आयोटा क्यूब कितना हुआ? माइनस आयोटा। फिर अगर मैं चौथी पावर पे जाऊं, आयोटा की पावर 4, आयोटा 4 को ऐसा लिख सकते हैं भाई, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो, आयोटा स्क्वायर कितना निकाला था? -1। आयोटा स्क्वायर कितना निकाला था? -1। -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा भाई? +1। तो देखो ध्यान से, आयोटा तो अंडर रूट -1 होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। और आयोटा 4 कितना होता है? 1। अब अगर मैं आयोटा 5 निकालने जाऊँ, सपोज आयोटा की पावर 5 निकालूँ, तो आयोटा की पावर 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। लेकिन आयोटा की पावर 4 तो अभी हमने निकाला 1 होता है, तो 1 इंटू आयोटा कितना हो गया? 1 इंटू आयोटा तो आयोटा ही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा की पावर 5 वापस आयोटा आ गया। मतलब पांचवी पावर से वापस सेम कहानी चालू हो जाती है। आयोटा की पावर 5 सेम एज आयोटा, आयोटा की पावर 6 सेम एज आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 7 सेम एज आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 8 सेम एज आयोटा 4। तो यानी चार चार पावर के बाद सेम चीज रिपीट होती रहती है। तो इसी बात को जनरलाइज करने के लिए आयोटा की कोई भी पावर 4 का मल्टीपल अगर मैं लूंगा तो हमेशा मेरा आंसर क्या आएगा? 1। मतलब आयोटा की पावर 4 तो 1 है ही, लेकिन आयोटा की कोई भी पावर 4 का मल्टीपल लूंगा तो भी 1 आएगा। मतलब आयोटा की पावर 8 भी 1 होगा, आयोटा की पावर 12 भी 1 होगा, एंड सो ऑन। तो ये आयोटा के बारे में ध्यान रखना है बस, इसके अलावा आयोटा का तुम्हारे लिए कोई यूज नहीं, ठीक है। सो लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन। मेरे से क्या बोल रहा था? इफ ए इज 2 आयोटा 0 माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा, फाइंड ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। मेरे को दो मैट्रिसेस निकालने, ए स्क्वायर और ए क्यूब। पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है? अभी पीछे देखा था हमने। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए मल्टीप्लाइड बाय ए। तो देखो, पहला मैट्रिक्स ए लिखा एज इट इज, दूसरा मैट्रिक्स सेम लिखा वापस एज इट इज। मल्टीप्लीकेशन वही नॉर्मल जैसे कर रहे थे। क्या करना है? इसकी रो उठानी है और इसका कॉलम उठाना है, मल्टीप्लाई करना चालू करो। 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा कितना होगा भाई? 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। प्लस 0 इंटू माइनस आयोटा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस कितना? 4 आयोटा स्क्वायर। दिस इंटू दिस कितना? 0। 0 इंटू एनीथिंग 0, तो 4 आयोटा स्क्वायर में 0 जुड़ा तो 4 आयोटा स्क्वायर। फिर आ जाओ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 आयोटा इंटू 0 0, 0 इंटू 3 -3 आयोटा 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये 0 आ गया। तीसरे पे आ जाओ। अब फर्स्ट रो तो खत्म हो गई, अब सेकेंड रो पे आएंगे। सेकेंड रो में पहला एलिमेंट माइनस आयोटा, इधर 2 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर, प्लस -3 आयोटा इंटू माइनस आयोटा +3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। माइनस आयोटा इंटू 0 0, -3 आयोटा इंटू -3 आयोटा 9 आयोटा स्क्वायर। लिख लिया सब।
अब जरा सिंप्लीफाई कर लें यूजिंग दिस जो अभी पढ़ा था, ठीक है। 4 आयोटा स्क्वायर कितना होता था, -1, तो ये -4 हो गया, ठीक है। जीरो तो जीरो ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर कितना था, -1। 3 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करके आयोटा स्क्वायर आया, और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, -1, तो ये -1। फिर वापस यहाँ भी आयोटा स्क्वायर, वो -1 इंटू 9 -9, तो ये मेरा आंसर हो गया। दिस इज माई मैट्रिक्स ए स्क्वायर, ठीक है। इसी से एक स्टेप आगे गए, ए क्यूब निकालने को बोला है उसने। ए क्यूब को अभी मैंने बताया था, ए क्यूब को कैसे लिख लोगे भाई, ए स्क्वायर इंटू ए लिख लोगे, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर तो अभी तुमने निकाला, उसको एज इट इज कॉपी कर लो, ठीक है। और ए जो था वो मैट्रिक्स तुम्हारा ये था ओरिजिनल मैट्रिक्स, उसको कॉपी कर लो। फिर वही गणित चालू कर दो भाई, ये रो ये कॉलम मल्टीप्लाई करना चालू करो। -4 इंटू 2 आयोटा -8 आयोटा, 0 इंटू एनीथिंग 0, फिर -4 इंटू 0 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, ये 0 हो गया। अब आ जाओ इस पे, -1 इंटू 2 आयोटा -2 आयोटा, -9 इंटू माइनस आयोटा +9 आयोटा, -1 इंटू 0 0, -9 इंटू -3 आयोटा 27 आयोटा। आ गया इतना, बस अब सिंप्लीफाई कर लो। ये -8 आयोटा का तो कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज लिखो। 0 को 0, ये 9 में से 2 गया 7, 7 आयोटा, और ये 27 आयोटा, ये आपका आंसर हो गया। आयोटा की जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे, आयोटा की जगह √-1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आयोटा को आयोटा छोड़ देंगे। हाँ, आयोटा से हायर पावर से अगर, तो उनका वैल्यू हमारे को पता है, वो लिख लेंगे। तो एज इट इज हम आंसर छोड़ देंगे। दिस इज द आंसर फॉर ए क्यूब। ओके, लेट अस सी वन मोर वेयर वी आर अगेन मल्टीप्लाइंग मैट्रिसेस। दिस टाइम मैंने कितने मैट्रिसेस लिए, 3 मैट्रिसेस लिए। 3 ले 4 ले कुछ भी ले, तुम्हें तो वही कॉन्सेप्ट लगाना, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या मैट्रिक्स है, 1 3 5, इसको मैंने ए बोला, ठीक है, इसको मैंने ए नाम दे दिया। फिर ये मैट्रिक्स है 1 2 0 0 0 1 3 1 2, इसको मैंने बी नाम दे दिया, ठीक है। फिर ये मैट्रिक्स है 1 4 6, इसको मैंने सी नाम दे दिया। दीज आर माई मैट्रिसेस, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है भाई, ए बी सी, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें याद हो हमने एक एसोसिएटिव रूल पढ़ा था। एसोसिएटिव रूल क्या बोलता था कि पहले ए बी निकाल के सी मल्टीप्लाई करो, या पहले बी सी निकाल के ए मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है। तुम्हारी मर्जी जैसे कर सकते हो, ठीक है। तुम चाहो तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर रिजल्ट को इससे कर लो, या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को इससे कर लो। तो मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को इससे कर रहा हूँ, तुम उल्टा ट्राई करके वेरीफाई कर सकते हो, दोनों सेम आएंगे, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट सी ए बी मैट्रिक्स। मैं निकाल रहा हूँ ए इंटू बी, ठीक है। कैसे निकालना है आपको पता है भाई, इसका ऑर्डर कितना है देखो जरा, 1/3 है, ठीक है। 1 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर देखो कितना है, 3/3। डेफिनेटली ब्रिज बन रहा है। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिफाइंड नहीं। जब वो बोल रहा है इवैल्यूएट, इसका मतलब डिफाइंड तो है ही, लेकिन फिर भी हम चेक कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ब्रिज बन गया, ब्रिज बन गया, तो रिजल्टेंट ऑर्डर 1/3 आएगा। तो मुझे एक जो फ्रेमवर्क तैयार करना है वो मेरे को पता है, एक ऐसे मैट्रिक्स का तैयार करना है जिसमें 1 रो होगी और 3 कॉलम होंगे। तो वो मैंने तैयार कर लिया। अब मल्टीप्लाई करना चालू करो। ये इसमें तो एक ही रो है, वो पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर इससे होगी, फिर इससे होगी, ठीक है। तो पहले 1 इंटू 1 1, +3 इंटू 2 6, +5 इंटू 0 0। थोड़ा फास्ट करने की हैबिट धीरे धीरे डेवलप करनी है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा स्पीड बढ़े। 1 + 6 + 0, ये लिखा। फिर इसको किससे करना है, 0 से। 1 0 0 3 0 0 5 1 5, 0 + 5। फिर अगला देखो, 1 को 3 से 3, 3 को 1 से 3, 5 को 2 से 10, 3 3 10, 10 और 6 16। क्या आंसर आया, 7 5 16। दैट इज ऑल। इसमें दूसरी रो है ही नहीं, इसलिए यहीं पे खत्म हो गया। अभी ये आंसर नहीं आया, ये तो क्या आया, ए बी, ठीक है। अब ए बी को किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, सी से। तो अब ए बी मैट्रिक्स को कॉपी करो। पहले ए बी लिखेंगे कि पहले सी लिखेंगे, पहले ए बी लिखेंगे, क्योंकि पहले ए बी लिखा हुआ है। जो लिखा है वही लिखना है हमें। हमने पहले ही देख लिया, ऑर्डर उल्टा नहीं कर सकते। तो अब हमने ए बी मैट्रिक्स पहले यहाँ एज इट इज कॉपी करा, फिर सी मैट्रिक्स 1 4 6 एज इट इज कॉपी करा। अब जरा वापस एक बार देख लो, वेरीफाई कर लो भाई, इसका ऑर्डर क्या है, 1/3, इसका ऑर्डर क्या है, 3/1। ब्रिज बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। बन रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1/1। यानी मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें एक ही एलिमेंट आएगा। तो बस कुछ करना ही नहीं है भाई, इसकी तो रो उठानी है और इसका कॉलम उठाना है और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कितना आया देखो जरा, 7 1 ज़ा 7, 5 4 ज़ा 20, 16 6 ज़ा 96, 7 + 20 + 96 कितना आता है, 123। आंसर क्या निकल के आया मेरा, 123, ठीक है। इट इज़ नॉट 1 2 3, इट इज़ 123 बिकॉज देयर इज अ सिंगल एलिमेंट हियर। आंसर मेरा आया 123, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। वी हैव डन द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, विच इज़ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। 2 पार्ट्स हैं इस चैप्टर में, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अभी मैट्रिसेस में थोड़ा और पोर्शन बचा है, लेकिन उसके पहले
एक छोटी सी चीज़ देखते हैं विच इज़ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिव्स अ वैल्यू डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ए, यानी मॉड का जो सिंबल होता है वही सिंबल लगाना है, या फिर लिखना है डी ई टी ब्रैकेट में ए। डी ई टी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या मॉड ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो सबसे पहली बात क्या उभर के आई कि भाई मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में क्या फ़र्क है? मैट्रिसेस तो खाली एक रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इट वॉज अ रिप्रेजेंटेशन नॉट अ वैल्यू। जबकि डिटर्मिनेंट क्या होता है? इट इज़ अ वैल्यू। ठीक है, कोई भी आपको लिख के देगा कि भाई डिटर्मिनेंट ए लिखा हुआ है मतलब हमें एक वैल्यू मिल रही है, नंबर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, हमें वैल्यू मिल रही है। मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो हमें सिर्फ क्या मिल रहा है? रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। जैसे ये जो मैट्रिक्स था ए बी सी 1 2 3, ये 1 2 3 कोई वैल्यू नहीं है, इट इज़ ओनली अ रिप्रेजेंटेशन। जबकि अगर मैं ये लिख दूं कि भाई मेरे पास एक डिटर्मिनेंट ए है, डिटर्मिनेंट ए, और उसकी वैल्यू है 1 2 3, तो इसका मतलब साफ हो गया कि आपके पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है? 1 2 3। सो इट इज़ अ वैल्यू नॉट अ रिप्रेजेंटेशन, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तीसरी बात, डिटर्मिनेंट सिर्फ किसके लिए निकलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटर्मिनेंट निकलता है, वरना डिटर्मिनेंट नहीं निकलता। ठीक है, ये तीन बातें ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें जो अपने सिलेबस में पढ़ना है वो सिर्फ 2x2 और 3x3 है, इससे ऊपर के मैट्रिसेस नहीं पूछते। राइट, तो हम सबसे पहले अभी आज जो देख रहे हैं वो है 2x2 मैट्रिक्स, कि 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ हमें क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सिंपल टेक्निक इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं जरा देखो। मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया, जैसे ए बी सी डी, इट्स अ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स है कि नहीं? ठीक है, 2 रो 2 कॉलम। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाया, इसकी जगह क्या बनाया? मॉड वाला सिंबल बनाया। मॉड वाला सिंबल बनाने का मतलब क्या हो गया कि ये क्या है? डिटर्मिनेंट। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है तो वो क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स की ही थ्योरी लगाना। डिटर्मिनेंट की थ्योरी या डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन तभी करना है जब यहाँ पे मॉड लगा रखा हो, वरना मैट्रिक्स वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे मॉड लगाया, इसका मतलब मेरे को इसका क्या निकालना है भाई? डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डेफिनेटली ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2x2 है, तो डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। कैसे करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ 1 यहाँ 2 लिखा है मैंने, सो दिस इंटू दिस 1 माइनस दिस इंटू दिस 2 ऑलवेज। ठीक है, तो क्या आएगा? ए इंटू डी ए डी माइनस बी इंटू सी बी सी। तो आंसर क्या निकल के आया? ए डी माइनस बी सी। अब ये ए डी माइनस बी सी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये मत सोचना कि मॉड लग रहा है आंसर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ये मॉड नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है कि भाई मॉड का जो सिंबल होता है वो यूज़ करना है, पर आंसर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसका आंसर -3 आया तो आपने 3 लिख दिया, -3 आया तो -3 लिखना है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया -3 -4 2 1। अब मैंने बोला ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो क्या करोगे? दिस इंटू दिस करोगे, दिस इंटू दिस कितना? -3 इंटू 1 -3। फिर दिस इंटू दिस करोगे कितना? -8। देखो इधर -3 इंटू 1, ठीक है, -2 इंटू -4। राइट, ये माइनस तो फॉर्मूले का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, और ये अपने पास आ रहा है कितना है इधर? -3। इधर कितना आया? माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 8। व्हाट इज -3 + 8? 5। तो आंसर क्या निकल के आया इस क्वेश्चन का? 5। तो ये डिटर्मिनेंट था, इसकी वैल्यू 5 है। अगर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट होता है तो ये मैट्रिक्स होता, और मैट्रिक्स की कोई वैल्यू होती है क्या? नहीं होती। तो वहाँ पे ऐसा सॉल्व कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इससे पहले हमने देखा था कि भाई दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो कैसे करना है। तो दो मैट्रिसेस इक्वल थे तो हमने बोला था कि हर एलिमेंट बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल लिखे, इधर भी डिटर्मिनेंट है, इधर भी डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट इक्वल तब नहीं होंगे जब हर एक एलिमेंट बराबर हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू होती है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे बिल्कुल मत कर लेना कि 2x = 3 1 = -2। ये तो हो ही नहीं सकता भाई, 1 = -2 थोड़ी होता है। तो वो होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अगर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट होते तो फिर ये सब एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर होते, बट सिंस यहाँ पे मॉडुलस लगा रखा है, इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो। 2x इंटू एक्स कितना? 2x²। -1 इंटू 1 कितना? 1। बराबर इधर देखो, 3 इंटू एक्स कितना? 3x। -2 इंटू 2 कितना? -4। -4। ठीक है, ये तो 2x² -3 इधर चला गया 3x, तो -3x। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ठीक है, तो ये +4 उधर गया तो क्या बन गया? -4 -4 -1 -5। सो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट आई गेट? 2x² -3x -5 बराबर, सॉरी हाँ, -5 बराबर 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई।
अब आपको निकालना क्या है भाई, एक्स निकालना है, मतलब अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है, वो तो सबको आता है। क्या देखेंगे, ये -5 × 2 कितना होता है, -5 × 2 कितना होता है भाई, -10 होता है। -10 को दो फैक्टर में तोड़ना है जिनका सम कितना हो, -3। बहुत बार कर रखा है, पहला फैक्टर -5, दूसरा फैक्टर 2, ठीक है। -5 × 2 को दो फैक्टर में तोड़ना है जिनका सम कितना हो, -3। तो हमने बोला कैसे तोड़ेंगे भाई, एक तो -5 बनाएंगे, एक 2 बनाएंगे। तो -5 और 2 का सम कितना होता है, -3 होता है। फिर दूसरी स्टेप क्या होती थी हमारी, एलसी, नेगेटिव एलसी से डिवाइड करना है। एलसी कितना है यहाँ, 2, नेगेटिव एलसी कितना हुआ, -2, -2 से डिवाइड कर दिया। व्हाट इज -5/-2, 5/2। व्हाट इज 2/-2, -1। इसका मतलब x की कितनी वैल्यूज आती हैं, दो वैल्यूज आती हैं, और दोनों ही वैल्यूज हमारा आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में दो आंसर आएंगे अगर क्वाड्रेटिक बन रही है तो, ऐसा नहीं कोई रिजेक्ट हो जाएगा, कोई रिजेक्ट नहीं होगा, दो आंसर आएंगे 5/2 और -1। इनमें से कोई भी वैल्यू आप x की जगह रखोगे, दोनों डिटर्मिनेंट सेम आएंगे, ठीक है। तो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, नॉट मैट्रिसेस। मैट्रिसेस पहले पढ़ा, उसमें वही कॉन्सेप्ट है, डिटर्मिनेंट है तो फिर वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक स्टार्टिंग क्वेश्चन है फॉर डिटर्मिनेंट्स। अभी इसमें आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ कौन सा मैट्रिक्स देखा, 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में अब हम 3/3 मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से अब कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना है।